हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मेरे फ्यूचर रेडियोग्राफर्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। कल तक हमने कवर किया था पुलिश ट्यूब और गैस ट्यूब। सबसे पहले हमने पढ़ी थी गैस ट्यूब, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पुलिश ट्यूब। ये दोनों कैसी थी, कन्वेंशनल थी, मतलब ये पुरानी हो गई, अब इनका यूज नहीं लिया जाता है। अब किसका यूज किया जाता है, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स का। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में हमने क्या पढ़ी थी, कौन सी दो ट्यूब्स आती है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में। पहली आती है स्टेशनरी एनोड ट्यूब, दूसरी आती है रोटेटिंग एनोड ट्यूब। तो चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब से। ये क्या है, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का डायग्राम। तो चलो पहले थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद डायग्राम से हम सारे हमारे डाउट्स क्लियर करेंगे। गैस ट्यूब द्वारा एक्सरेज का प्रोडक्शन किया गया, परंतु बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होने के कारण इसकी जगह पुलिश ट्यूब को यूज में लेने लगे। ये वही वाली बात कह रहे हैं कि गैस ट्यूब को सबसे पहले किसके लिए यूज में लिया गया, एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए। और जब गैस ट्यूब में बहुत सारे हमको डिसएडवांटेजेस नजर आए तो हमने किसका यूज किया, पुलिश ट्यूब का। पुलिश ट्यूब जो कि किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती थी, थर्मियोनिक एमिशन। क्या टर्म याद रखनी है बच्चों आपको, थर्मियोनिक एमिशन। क्या याद रखनी है, थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या था, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना और टारगेट पर जाके टकराना और एक्सरेज का प्रोडक्शन होना। इस टर्म को हमने क्या बोला है, थर्मियोनिक एमिशन। तो पुलिश ट्यूब जो थी वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क कर रही थी, थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर। इसके बेसिस पर ही स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब भी एक है। मतलब कि जो पुलिश ट्यूब का जो मतलब प्रिंसिपल है थर्मियोनिक एमिशन, उसी के बेसिस पे, मतलब पुलिश ट्यूब के बेसिस पर ही हम कौन सी ट्यूब लाएं, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन हमने कैसे किया। इस ट्यूब के अंदर कैथोड व एनोड को एयर फ्री ग्लास। अब एयर फ्री ग्लास से आप क्या समझते हैं, एयर फ्री ग्लास का मतलब है यहाँ पर वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम। पुलिश ट्यूब में भी हमने वैक्यूम ही रखा था, यहाँ भी हम वैक्यूम ही रखेंगे। तो वही दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, जिसको हमने किसमें प्लेस किया है, वैक्यूम में प्लेस किया है। जो कि अप्रॉक्स, अब भाई वैक्यूम कितना होना चाहिए, वैक्यूम तो है लेकिन वैक्यूम की भी तो कुछ वो होगी ना, कि कितना वैक्यूम में रखा हमने इनको, 10⁻⁻⁵ mmHg। कितने में, 10⁻⁻⁵ mmHg वैक्यूम में हमने क्या रखे, दो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया। किसको, कैथोड और एनोड को। ओके, अब किसकी बात करेंगे, कैथोड की। अब क्या कह रहा है ये, टंगस्टन धातु से फॉर्म कॉइल को फोकसिंग कप में रखकर कैथोड का फॉर्मेशन किया। कैथोड का फॉर्मेशन कैसे किया, ये जो कॉइल थी, स्पाइरल वायर, जिसको कॉइल भी बोल सकते हैं हम, यहाँ क्या बोलते हैं इस स्पाइरल वायर को, क्या बोला है, कॉइल। और कॉइल किसकी, टंगस्टन कॉइल। ठीक है, टंगस्टन धातु से फॉर्म कॉइल किसकी बनी हुई थी, कॉइल टंगस्टन की। किसकी बनी हुई थी, टंगस्टन की। वो किसमें रखा, ये फोकसिंग कप है, इस फोकसिंग कप में रखा ना इसको। तो फोकसिंग कप में रखकर किसका फॉर्मेशन किया हमने, कैथोड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, जबकि एनोड के फॉर्मेशन में कॉपर व टंगस्टन का यूज किया। एनोड का फॉर्मेशन किससे किया, वही कॉपर प्लस टंगस्टन। किससे किया, कॉपर प्लस टंगस्टन से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टक्कर, जहां पर इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है वहां पर टंगस्टन की प्लेट लगाई गई। मतलब क्या समझ रहे हैं आप इस लाइन से, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होती है। अब आप बताएं इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर कहाँ होती है, टारगेट पर। कहाँ होती है, टारगेट पर। तो यहाँ पे टारगेट किसका बना हुआ है, क्या कह रहे हैं, साथ ही जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होती है वहां पर टंगस्टन की प्लेट लगाई गई। किसकी प्लेट लगाई इन्होंने, टंगस्टन की प्लेट। यानी टारगेट किसका बना हुआ है, टंगस्टन का। किसका टारगेट है, टंगस्टन टारगेट। यहाँ टारगेट किसका था, टंगस्टन का बना हुआ था। ठीक है, टंगस्टन की एक प्लेट लगा दी जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब कि यहाँ से कहाँ जाके टकरा रहे थे, टारगेट पर, जो कि किसका बना हुआ था, टंगस्टन का। आगे चलते हैं, कैथोड व एनोड के बीच हाई वोल्टेज सप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। वही बात बोली गई है कि अगर हम इस कैथोड को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करेगा, और जिससे क्या होंगे, जिससे क्या होगा, एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा टारगेट पर जाके। आगे चलते हैं, फिलामेंट के चारों ओर फोकसिंग कप का यूज किया गया। अब ये जो फिलामेंट है इसके चारों ओर किसका यूज किया गया, फोकसिंग कप का। हम पढ़ ही रहे हैं, पिछले वाले में भी पढ़ा था हमने, फोकसिंग कप का यूज किया था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कि किसका बना हुआ था, निकल का बना हुआ था। कि यहाँ फोकसिंग कप किसका बना हुआ है, निकल का। किसका बना हुआ है, निकल का। याद रखना है बच्चों, भूलने का नहीं है। ये हर में अलग अलग चीजें आ रही है, तो आपको जनरेशन के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को याद करना होगा। बिल्कुल बोर नहीं होना है, जोश को हाई रखना है और इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ फोकसिंग कप किसका बना हुआ है, हमारा निकल का बना हुआ है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसका यूज, किसका यूज, इसका मतलब फोकसिंग कप। फोकसिंग कप का यूज मतलब कि इसका यूज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित कक्षा यानी कि फिक्स स्ट्रीम में बांधे रखता है। वही वाली बात बोलिए जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी आपको कि फोकसिंग कप का यूज क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको एक पाथ प्रोवाइड करना, यानी इसी स्ट्रीम में वो जाए ऐसा उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोकसिंग कप इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करता है। क्या करता है, नेगेटिव सप्लाई, जिससे कि ये क्या एकदम फिक्स स्ट्रीम में निश्चित कक्षा में बंधे रहे और उसी पाथ में ट्रेवल करें और सीधा जाके टारगेट पर ही टकराएं। ओके, अब क्या कह रहा है ये कि यह कैथोड से एमिटेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम पर रिपल्सिव फोर्स लगाकर एनोड के निश्चित एरिया पर टक्कर करवाता है। कौन, किसकी बात हो रही है, फोकसिंग कप की। फोकसिंग कप क्या करता है, जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इन पर ये क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है। अट्रैक्टिव की बात नहीं हो रही, रिपल्सिव फोर्स लगाता है जिससे वो एक ही स्ट्रीम में बने रहे, इधर उधर ना जाए, इसलिए वो क्या लगाता है उस पर, फोकसिंग कप क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड के निश्चित एरिया, यानी कि ये निश्चित एरिया क्या है, मतलब एक फिक्स्ड एरिया, ये क्या है, टारगेट, जिससे इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर ही जाकर टक्कर करे। इसीलिए फोकसिंग कप का हम यूज करते हैं, जिससे अनयूजफुल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एक से ट्यूब पर किसी भी प्रकार की टक्कर नहीं होगी, जिससे ट्यूब की क्या होगी, लाइफ बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नहीं जाएंगे तो एक से ट्यूब पर भी नहीं टकराएंगे, जिससे क्या होगा, ट्यूब की लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, ट्यूब जल्दी से खराब नहीं होगी, ट्यूब की लाइफ बढ़ेगी, इसलिए हम फोकसिंग कप का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, एनोड पॉजिटिव एनर्जी का होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एनोड, अब कैथोड कैसा था, नेगेटिव। ठीक है, एनोड कैसा है हमारा, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, आपने सुना ही होगा, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, कैथोड से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का एनोड से टकराने पर एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। वही बात बोलिए कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एनोड पर टकरा रहे हैं और क्या हो रहा है, एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज डेंटल एक्सरेज और पोर्टेबल एक्सरेज में किया जाता है। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज कहाँ किया जाता है, जहां हम डेंटल एक्सरे ट्यूब होती है। ठीक है, डेंटल एक्सरे समझते हैं, दांतों वाले एक्सरेज की ट्यूब में, और पोर्टेबल एक्सरे ट्यूब में, जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। एक तो हमारी एक्सरे मशीन होती है जो हॉस्पिटल में होती है, उसे हम मूव नहीं कर सकते, जो एक्सरे डिपार्टमेंट में होती है जनरली। ठीक है, तो लेकिन जो एक होती है पोर्टेबल एक्सरे ट्यूब, जिसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जा सकते हैं, जैसे कि आईसीयू वार्ड में जो पेशेंट्स हमारे पास एक्सरे डिपार्टमेंट तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये ट्यूब होती है। या फिर हम इस ट्यूब को उठाकर किसी के घर तक भी ले जा सकते हैं, एकदम छोटी सी ट्यूब होती है। तो इसमें हमें क्या होता है, इन दोनों डेंटल में और पोर्टेबल में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है, लो रेडिएशन की जरूरत होती है। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, स्टेशनरी एनोड का यूज करते हैं। और जहां हम हमारे एक्सरेज करवाते हैं उस ट्यूब में हम किसका यूज करेंगे, रोटेटिंग एनोड का। क्यों करेंगे उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो स्टेशनरी ट्यूब यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रोटेटिंग एनोड ट्यूब। रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो है वो हम आज के टाइम में यूज ले रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है। वो एग्जाम में भी कितने मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ट्यूब एक्सप्लेन एक्सरे ट्यूब और उसके कंपोनेंट्स, तो आपको कौन सी ट्यूब एक्सप्लेन करनी है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। कौन सी एक्सप्लेन करेंगे आप, रोटेटिंग एनोड। उसमें ये सारी नहीं बतानी है आपको, कौन सी, गैस ट्यूब नहीं बतानी, फुलिश ट्यूब नहीं बतानी है। अगर गैस ट्यूब और फुलिश ट्यूब का पूछता है तो ही आपको बतानी है। ठीक है, तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे, कौन सी, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो अब रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आती है, 20 मार्क्स में आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम है दिखने में, लेकिन चलो इसे समझते हैं। इसमें ये इतना बड़ा सा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, कैथोड है। ये इसमें जो वायर है, स्पाइरल वायर, इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। जो क्या है, ये फिलामेंट है। ये यहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये कैसा है, एनोड। और एनोड यहाँ कैसा लिया है हमने, रोटेटिंग एनोड। कैसा एनोड लिया है, रोटेटिंग एनोड। ठीक है, अब एनोड से क्या हो रहा है, रेज निकल रही है। ये क्या है, एक्सरेज। ये क्या है, एक्सरेज। यहाँ हमने विंडो लगाई है, बेरिलियम विंडो। इसे भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कैथोड की डिटेल्स पढ़ेंगे, एनोड की डिटेल्स पढ़ेंगे, फिलामेंट पढ़ेंगे, फोकसिंग कप पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक इधर रोटर लगा हुआ होता है, या एनोड सपोर्ट, जिसे हम एनोड स्टैम्प भी कह सकते हैं। ये बेरिंग्स लगे हुए हैं,
सपोर्ट के लिए, और ये क्या है, स्टेटर्स। आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से कि रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब होती क्या है। इस ट्यूब में एनोड को रिंग के रूप में रोटेट करते हुए यूज में लिया गया। एनोड कैसा लिया, रोटेटिंग, जो रिंग के रूप में क्या होता है, रोटेट हो रहा था, कंटिन्यूस रोटेट हो रहा था, ठीक है। ये जो एनोड है ना, ये पूरी चीज ये क्या हो रही थी, रोटेटिंग थी। पिछले वाले में स्टेशनरी में कैसा था, एनोड स्टेशनरी था, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली है, यह रोटेटिंग एनोड इलेक्ट्रॉन एमिशन से पहले ही रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो एनोड है ना, ये कब रोटेट होना स्टार्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा है, होने से पहले। जैसे हमने मतलब मशीन को स्टार्ट कर दिया, ऑन करा मशीन को, ऑन करते ही एनोड रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हम एक्सपोजर वाला बटन दबाएंगे तभी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब ये रोटेट होएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मशीन को ऑन किया हमने, रोटेट एनोड क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई एनोड रोटेट हो रहा है तो उसकी कुछ तो स्पीड होगी, एनोड किस स्पीड से रोटेट करेगा, तो एनोड की जो रोटेशन की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3300 आरपीएम। कितनी होगी, 3300 आरपीएम। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रोटर को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी 3300 आरपीएम से कितने आरपीएम तक जो होता है हमारा रोटर एनोड रोटेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि यह एक्स-रे ट्यूब स्टेशनरी एनोड एक्स-रे की प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बस रोटेटिंग एनोड का यूज में लिया जाता है। जो हमारी रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब के। और ये बस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है कि जो वहाँ पे स्टेशनरी एनोड था, यहाँ कैसा एनोड है, रोटेटिंग एनोड। इसमें एनोड रोटेटिंग और लार्ज होता है। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि इसमें रोटेटिंग एनोड ही क्यों लिया और बड़ा एनोड क्यों लिया। बड़ा हो गया एनोड का साइज, पहले तो हमारा एनोड सिर्फ ऐसा था, पहले एनोड कैसा था, पहले एनोड सिर्फ ऐसा ही था ना, यहाँ से हमारी एक्सरेज निकल रही थी। अब एनोड कैसा है, अब तो एनोड एकदम अलग है। अब एनोड कैसा है, अब एनोड ऐसा है हमारा, ठीक है। तो ये कैसा था, स्टेशनरी एनोड, और ये कैसा है हमारा, रोटेटिंग एनोड। समझ रहे हैं आप, है ना। तो इसमें कैसा एनोड लिया हमने, रोटेटिंग लिया और लार्ज लिया। क्यों लिया, रीजन है ताकि हीट को स्पीड से हटा सके। भाई जब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो हीट तो जनरेट होगी ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, किस पर, टारगेट पर, एनोड पर आ रहे हैं, तो एक्सरेज का प्रोडक्शन तो होता है, ये तो हमने जान लिया। हमने ये भी पढ़ा कि हीट का प्रोडक्शन भी होता है, तो हीट का कितना होता है और एक्सरे का कितना होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताती हूँ। 99% तो होता है हमारे पास, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। 99% तो किसका होता है हमारे पास, हीट का प्रोडक्शन होता है। और एक्सरे का प्रोडक्शन कितना हुआ, बचा कितना, 1%। सिर्फ 1% से ही हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। कितने से, सिर्फ 1% से। याद रखना है कि जब टारगेट पर आके इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो क्या होगा, 99% तो हीट का प्रोडक्शन होगा, सिर्फ 1% से ही क्या होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो एनोड फटाफट घूमता है तो ये हीट को भी ऐसे मतलब इस पर नहीं आने देता, हर जगह फैलाता है। तो इसलिए ट्यूब फेलियर का चांस इसमें क्या होता है, सबसे कम हो जाता है, ठीक है। अब जल्दी से इस पूरी ट्यूब का एक इंट्रो पढ़ लेते हैं हम। एक्सरे ट्यूब एक सेफ कवरिंग, यानी कि सेफ कवरिंग को हम सुरक्षित आवरण हिंदी में कह सकते हैं, में बंद रहती है। किसमें रहती है, एक सेफ कवरिंग है, इसमें ये बंद रहती है और ये हमारी पहुंच से दूर होती है, हम इसको ऐसे ऊपर से टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अंदर रहता है ये पूरा सिस्टम, ठीक है। इस कवरिंग को हम क्या कहेंगे, जिसमें ये बंद रहती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब हाउसिंग कहते हैं। हम आगे डिटेल में मैं बताऊंगी आपको, ट्यूब हाउसिंग एक डायग्राम बना के बताऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं हम उसे, ट्यूब हाउसिंग कहते हैं। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, जिसमें ये एनोड और कैथोड रहते हैं, उसे हम ट्यूब हाउसिंग कहते हैं, ठीक है। एक्सरे ट्यूब की कवरिंग पायरेक्स ग्लास या बोरोसिलिकेट ग्लास से बनी होती है, पर हमने पढ़ा ही है कि कवरिंग तो किससे बनी हुई है, पायरेक्स ग्लास या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास से। किससे बनी हुई है ये ग्लास, एनवलप किसका है, पायरेक्स ग्लास या बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना, से बनी होती है। या एनक्लोज वैक्यूम होता है, ये जो पूरा एनक्लोज है कैसा होता है, वैक्यूम होता है। कैसा होता है, वैक्यूम, इसमें बिल्कुल एयर नहीं होती है, ये एयर फ्री होता है, तो हम कह सकते हैं वैक्यूम होता है, ठीक है। जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वही बात बोलिए, कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड जो कि नेगेटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल ये बात 1000 टाइम्स रिपीट हो चुकी है, कैथोड नेगेटिव होता है। जैसे फिलामेंट भी कहते हैं, और जैसे क्या कहते हैं, कैथोड पे आगे फिलामेंट लगा हुआ होता है, तो इसे हम फिलामेंट भी कह सकते हैं।
और एनोड पॉजिटिव होता है जिसे हम टारगेट भी कहते हैं। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है जिसे हम क्या कहते हैं? टारगेट। अब इम्पोर्टेंट चीज आई है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि ट्यूब की लंबाई कितनी है, ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है और डायमीटर कितना होता है। ये जो ट्यूब है ना, इसकी ट्यूब की लेंथ होती है, ट्यूब की लेंथ होती है 30 to 50 सेंटीमीटर, ट्यूब का रेडियस होता है 10 सेंटीमीटर और ट्यूब का डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर। याद कर लेना ये चीज, लेंथ, रेडियस और डायमीटर तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। कैथोड के जस्ट सामने एनोड प्रेजेंट होता है। कैथोड के जस्ट सामने क्या प्रेजेंट है? हमारा एनोड। और कैथोड से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर टकराते हैं, जिससे क्या होता है? 99% तो हीट का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ 1% ही एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या होता है? जब कैथोड से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड पर जाकर टक्कर करते हैं तो क्या होता है? 99%, बार बार बता रही हूँ, 99% हीट और ओनली 1% क्या? एक्सरेज। ओनली 1% ही क्या होगा? एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। तो चलो अब हम जल्दी से हमारा कैथोड पढ़ लेते हैं कि कैथोड में क्या क्या चीज़ें हमको बताई गई है। कैथोड, जिसे फिलामेंट भी कह सकते हैं हम, कैथोड के फॉर्मेशन में टंगस्टन धातु को स्पाइरल के फॉर्म में यूज लिया गया, जिसे फिलामेंट कहते हैं। ये है कैथोड, ये है फिलामेंट। इसमें किस मेटल का यूज लिया गया है? ये किसका बना हुआ है? टंगस्टन का। किसका बना हुआ है बच्चों? टंगस्टन का। ठीक है, क्या कहा है? जिसे हम क्या कह सकते हैं? फिलामेंट भी कह सकते हैं। यह फिलामेंट थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैथोड हमारा किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन किसके प्रिंसिपल पर होता है? थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर। किसके प्रिंसिपल पर? थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? जिसमें ये एनर्जी गेन करके गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है। अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता कैसे है? इलेक्ट्रिक सप्लाई की, इसने एनर्जी गेन की, बहुत सारा गर्म हुआ, उसके बाद ही इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन किया। ये क्या हो रहे हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करते हैं। कैथोड एक्सरे ट्यूब में कैथोड का अच्छा, कैथोड तो इसका लिखा हुआ है। एक्सरे ट्यूब में कैथोड का एक्सिस एनोड के टारगेट को फोकस करे हुए रहता है। क्या करता है? अब जो ये है फिलामेंट, कैथोड का जो फिलामेंट है वो किसको, मतलब किसको टारगेट कर रहा है? ये जो टारगेट है ना, इसको फोकस कर रहा है। क्या कर रहा है? कैथोड का जो फिलामेंट है वो टारगेट को क्या करता है? फोकस करे हुए रहता है। ओके, इस ट्यूब में कैथोड हेतु 2 टाइप के फिलामेंट का यूज किया जाता है। अब फिलामेंट भी हम कैसे, ये फिलामेंट जो होते हैं ना, ये कितने टाइप के यूज में लेते हैं हम कैथोड में? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं वो 2 टाइप्स? एक होता है शॉर्ट फोकस फिलामेंट और एक होता है लार्ज फोकस। शॉर्ट वाला छोटा, लार्ज वाला बड़ा। देखो ये डायग्राम है, ये सर्कल यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बना है, आप प्रॉपर सर्कल बनाए। ये शॉर्ट फोकस और ये लार्ज फोकस फिलामेंट। पढ़ते हैं शॉर्ट फोकस फिलामेंट क्या होता है और लार्ज फोकस फिलामेंट क्या होता है। शॉर्ट फोकस फिलामेंट क्या होगा? शॉर्ट फोकस फिलामेंट के द्वारा स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब भाई सुनो मेरी बात सारे, कि अगर चीज छोटी होगी तो उससे कैसी इतनी सी जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जैसे कोई भी चीज है, चाहे छोटी है बड़ी है, अगर बड़ी होगी तो ज्यादा चीज निकलेगी उसमें से, अगर छोटी चीज होगी तो कम चीज निकलेगी। तो वही वाली चीज बोलिए, अगर फिलामेंट शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि उससे कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये चीज अगर अभी इतनी है तो इससे इतने निकल रहे हैं, अगर ये चीज इतनी बड़ी होगी तो ज्यादा निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो वही वाली चीज बोलिए कि अगर फिलामेंट शॉर्ट है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी कैसा होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा, जो कि स्मॉल फोकल स्पॉट बनाते हैं। वापस से नया वर्ड आया है, फोकल स्पॉट। अब भाई फोकल स्पॉट क्या होता है? अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है फोकल स्पॉट क्या है, टारगेट क्या है। तो एक्सरेज जिस पॉइंट पर जाके टकरा रही है, ये एक्सरेज नहीं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पॉइंट पर आके टकरा रहे हैं? इस पॉइंट पर आके टकरा रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है? हमारा फोकल स्पॉट। क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये पॉइंट हमारा क्या है? फोकल स्पॉट। बहुत ही ध्यान से मैं एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम इतनी देर इसे टारगेट पढ़ रहे थे, टारगेट तो ये है, ये पूरा जो है ये टारगेट ही है। ये किसका बना हुआ है? टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, टंगस्टन का ही पिछले वाले में बना हुआ था। यहाँ तो ये रोटेटिंग एनोड है, ये रोटेटिंग एनोड ही है। ठीक है, अभी मैं इसमें आगे बताऊंगी कि ये किसका बना हुआ है। ओके, तो ये क्या है? जहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स आके मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या कहला रहा है? हमारा फोकल स्पॉट। ओके, तो जहाँ वापस से पढ़ रही हूँ मैं, शॉर्ट फोकस फिलामेंट के द्वारा स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जो कि स्मॉल
फोकल स्पॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्मॉल फोकल स्पॉट। और इसमें एक्सरेज का एरिया भी कम होता है। अगर यहाँ पे स्मॉल ही फोकल स्पॉट बनेगा, अगर कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ फोकल स्पॉट जो है वो भी एकदम छोटा सा ही बनेगा, तो एक्सरेज भी कितनी निकलेगी? एकदम कम अमाउंट में निकलेगी। और ये क्या करेगी? कम अमाउंट ही, कम एरिया ही कवर करेगी। ये इतना ही कवर कर रही है। अब एक्सरेज यहाँ तो आ ही नहीं रही, यहाँ तो आ ही नहीं रही, तो अगर पेशेंट ज़्यादा लार्ज है तो फिर ये तो उसके लिए अनयूजफुल रही। तो ये किसका काम है? स्मॉल फोकल स्पॉट का। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अगर है ना, ये फिलामेंट अगर छोटा होगा या स्मॉल होगा तो क्या होगा? इससे कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो कैसा फोकल स्पॉट बनाएंगे? स्मॉल फोकल स्पॉट बनाएंगे, जिससे क्या होगा? जो एक्सरेज निकलेगी उनका जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा? एकदम शॉर्ट होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। लार्ज वाला क्या कह रहा है कि इसमें इसका जस्ट अपोजिट लार्ज हो जाएगा। इसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अगर ये साइज में बड़ा होगा, एक तो हमारा फिलामेंट है, सपोज मानिए ये, और एक हमारा फिलामेंट है ये, तो अब आप ही बताएं कि किससे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे? इससे तो इतने ही निकलेंगे जितना इसकी साइज है, इतने ही निकलेंगे। इससे ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा निकलेंगे। अगर इससे इतने ही निकलेंगे तो फिर इसका फोकल स्पॉट भी कितना बनेगा? एकदम छोटा सा बनेगा, इतना ही बनेगा। और इसका फोकल स्पॉट कितना बनेगा? इतना बड़ा बनेगा। तो इससे जो एक्सरेज निकलेगी वो सिर्फ इतनी ही निकलेगी, इससे निकलेगी तो कैसी? वाइड रेंज में निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। तो इसने कैसा एरिया कवर किया? इसने स्मॉल एरिया कवर किया। इसने कैसा एरिया कवर किया? लार्ज एरिया कवर किया। ओके, अब क्या कह रहा है ये? नोट है, ध्यान से सुनना। इन दोनों फिलामेंट्स को एक साथ में यूज लेने से हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों ही तरह का फिलामेंट यूज लेंगे, हम ये भी फिलामेंट यूज लेंगे, हम ये भी फिलामेंट यूज लेंगे। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर पहुंच पाएंगे, यानी फोकल स्पॉट पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, जिससे क्या होगा? बहुत सारी एक्सरेज निकलेगी और हमारा सारा काम एक ही बारी में हो जाएगा। तो कैसी एक्सरेज निकलेगी? हाई इंटेंसिटी वाली। ठीक है, ये होता है यहाँ पे खत्म। हम सबसे इंपॉर्टेंट कैथोड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये अलग से 5 मार्क्स में भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन कि कैथोड के बारे में बताइए, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम टंगस्टन का यूज ही क्यों लेते हैं। आइए जानते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। कैथोड टंगस्टन वायर से फॉर्म एक फिलामेंट होता है। हम पढ़ ही रहे हैं कि टंगस्टन वायर से फॉर्म क्या है? ये एक फिलामेंट है जो कि हेलिकल या फिर स्पाइरल शेप का बना होता है। और कैसा बना हुआ होता है? हेलिकल भी बोल सकते हैं, स्पाइरल भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। वैसे आप हेलिकल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। शेप का बना होता है। कैथोड में नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया जाता है। यहाँ से कैसा चार्ज अप्लाई कर रहे हैं हम कैथोड में? नेगेटिव, ठीक है। कैथोड के फॉर्मेशन में टंगस्टन धातु का यूज लिया गया, क्योंकि क्यों लिया गया? अब क्या कह रहे हैं कि कैथोड में किसका यूज लिया गया? टंगस्टन का। टंगस्टन का यूज क्यों लिया? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, क्या चीज? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कितना होता है? 3370 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3370 डिग्री सेल्सियस। कैथोड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेल्सियस। और इस मतलब अगर हम टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई है। तो इसमें अगर हम इसको हीट देंगे तो ये क्या होगा? जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम किसका यूज ले रहे हैं? टंगस्टन का यूज ले रहे हैं। और इसका यूज क्यों ले रहे हैं? कि इसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकलने लगते हैं। और यहाँ इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रुकते नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही टंगस्टन का हम यूज लेते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहली चीज तो क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है, 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी चीज, इसका रेजिस्टेंट हाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस से, ये जो सरफेस है इसकी, इससे क्या होता है? आसानी से निकलने लगते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस टंगस्टन वायर का डायमीटर, अब बात हो रही है कि इसका डायमीटर कितना होता है। इसका डायमीटर होता है 0.2 mm। क्या होता है? डायमीटर। और इस वायर को किस पे? इस पूरे कैथोड पे ऐसा रिंग कुंडली जिसे हम बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे स्पाइरल में इसको लपेटा जाता है। तो वो कितना, किससे लपेटा जाता है? 2 mm, ठीक है। एक बार लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। इस टंगस्टन वायर का डायमीटर 0.2 mm होता है और इसे 2 mm की कुंडली के रूप में लपेटा जाता है। कितने mm की? 2 mm की, ठीक है। डायमीटर कितना है? 0.2 mm। ओके, आगे चलते हैं। यदि फिलामेंट में टंगस्टन धातु के साथ में कुछ अमाउंट में थोरियम धातु भी मिला दी जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिशन पावर बढ़ जाती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस फिलामेंट के फॉर्मेशन में अगर हम टंगस्टन के साथ में कुछ अमाउंट में थोरियम भी मिला दें, क्या मिला दें? थोरियम।
तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन की एमिशन जो पावर है ना वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार किसमें, कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं, हमसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि है ना इलेक्ट्रॉन एमिशन पावर बढ़ाने के लिए हम कौन से धातु का यूज में लेते हैं, कौन से मेटल का यूज में लेते हैं टंगस्टन के साथ। अगर टंगस्टन ये भी ले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, टंगस्टन प्लस थोरियम। किसका मिला रहे हैं हम, टंगस्टन प्लस थोरियम धातु का यूज करते हैं। आगे चलते हैं साथ, और इससे क्या होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन एमिशन की पावर बढ़ जाती है और साथ ही क्या हो रहा है, थोरियम मिलाने से ये जो फिलामेंट है ना इसकी लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये जल्दी से खराब नहीं होता है। टंगस्टन के साथ थोरियम मिलाने से इसकी लाइफ भी बढ़ रही है और इनकी एमिशन की पावर भी बढ़ रही है। दो बातें हैं आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, टंगस्टन का लो वेपर प्रेशर होता है, मतलब ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन क्यों यूज लिया, ये सारी उसकी बातें हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। टंगस्टन का कैसा होता है, लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। और ये जो वायर है ना, मतलब ये जो हमने फिलामेंट लिया है, लास्ट टाइम क्या बोली है कि इसे किसी भी स्थिति में ढाला जा सकता है, यानी कि पोजीशन की बात करिए, जरूरी नहीं है इसे हम अलग पोजीशन भी दे सकते हैं, पर हम यही पोजीशन रखते हैं, ठीक, ओके। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जो हमारी ट्यूब होती है वो थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। थर्मियोनिक एमिशन कितनी बार सुन चुके हैं हम। तो चलो आइए हम पढ़ते हैं थर्मियोनिक एमिशन है क्या चीज़। ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ थर्मियोनिक एमिशन। अगर आपकी ट्यूब जो है ये वाली अगर आपके 20 मार्क्स में आती है तो आप इस थर्मियोनिक एमिशन में से चीज़ें कम भी लिख सकते हैं। ये अलग से जो थर्मियोनिक एमिशन आता है ना 5 नंबर में, 5 में भी आ सकता है, उनकी इच्छा हो तो वो 10 में भी दे सकते हैं। तब आपको ये पूरा डिटेल में, इसके बाद और भी है वो मैं आपको भी बताऊंगी, वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि थर्मियोनिक एमिशन होता क्या है। जब किसी धातु को यानी कि मेटल को गर्म किया जाता है तो इसके एटम थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब भी कोई मेटल है इसको हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसके जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, उसकी जो थर्मल एनर्जी है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इस समय धातु के कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वह धातु की सरफेस यानी कि सतह को छोड़कर धातु के बाहर चले जाते हैं। अब इस समय जो कुछ मेटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतनी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो जो इसकी सरफेस होगी किसकी, मेटल की, उससे क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये हमारा है फिलामेंट या कैथोड, ये है हमारा कैथोड, ये है हमारा फिलामेंट। जब भी हम इसे हीट दे रहे हैं तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, वो इतनी सारी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पहले यहाँ ही है, इसमें है, तो वो इतनी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि ये जो सरफेस थी इसकी, इस सरफेस से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं ना बाहर। हम इस समय सब में यही तो पढ़ रहे हैं कि इससे मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। तो वो एमिशन होता कैसे है, जब धातु को गर्म करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इतनी सारी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो उस धातु की सरफेस से ही बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब बाहर निकल गए, फिर क्या कह रहा है कि किसी धातु को गर्म करने पर उनके इलेक्ट्रॉन का सरफेस से बाहर आना ही क्या कहला रहा है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन। वही चीज बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, किससे, धातु की सरफेस से। जैसे कि ये हमारा कोई भी मेटल है, इसकी पहले इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहा है हमने, इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे निकल रहे हैं, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनसे निकल रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, थर्मियॉन्स। क्या कह रहे हैं, थर्मियॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स धातु से बाहर निकल रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहा, उनको फिर हम क्या टर्म दे दिए हमने, थर्मियॉन्स, ठीक है। पढ़े, थर्मियोनिक एमिशन से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, थर्मियॉन्स कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि धातु की सरफेस से बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में धातु को घेर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं समझाती हूँ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये चीज है, जैसे कि इन सबको मैं रब कर देती हूँ पहले। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन सारे आ गए बाहर आए। अभी हमने पढ़ा कि हमने इसको गर्म किया तो इससे क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब बाहर कहाँ है, इसकी सरफेस से बाहर आती कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके जमा हो गए और इन्होंने क्या बना लिया, ऐसे एक क्लाउड बना लिया। क्या बना लिया, एक क्लाउड बना लिया। तो इसे हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसे हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये जो बाहर सारे इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे आके बाहर इकट्ठे हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे।
ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो हमारा बन गया कि ये धातु के बाहर जाके इकट्ठे हो रहे थे क्लाउड की फॉर्म में, इसे हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह दिया। अब क्या हो रहा है, किसी धातु की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का थर्मियोनिक एमिशन की सहायता से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, एडिशन इफेक्ट कहलाता है। वापस वो की वो ही चीज बोली है कि किसी धातु की सरफेस से, मतलब इससे ये इलेक्ट्रॉन्स का बाहर जाना किसकी हेल्प से जा रहे हैं, ये बाहर थर्मियोनिक एमिशन की हेल्प से जा रहे हैं। तो बाहर जाके किसमें इकट्ठे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में इकट्ठे हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, हमारा एडिशन इफेक्ट कहलाता है। कोई पूछ ले भाई एडिशन इफेक्ट होता क्या है, तो आपको ये वाली चीज बोलनी है कि किसी धातु की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का थर्मियोनिक एमिशन की सहायता से क्या बनना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में आना ही क्या कहलाता है, एडिशन इफेक्ट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बन रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट है आपका, एडिशन इफेक्ट। ई लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टंगस्टन की बजाय टंगस्टन मिश्र धातु ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टंगस्टन के साथ हम क्या मिला दें, थोरियम, तो वो क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा। वही वाली चीज बोलिए, मिश्र धातु मतलब मिक्सचर। अगर हम टंगस्टन, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है, टंगस्टन प्लस थोरियम मिला दे तो ज्यादा अच्छे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। फिर क्या कह रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड धातु की सरफेस के एकदम बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ बन रहा है, इसकी सरफेस के एकदम बाहर ही बन रहा है, एकदम इससे चिपकते हुए बन रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे धातु की आउटर सरफेस पर भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने लग जाता है। अब क्या हो रहा है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर आ जाएंगे तो ये बाहर वाला जो एरिया है, ये पूरा जो सरफेस है इसका, आउटर सरफेस, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव है तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आउटर सरफेस का नेगेटिव होना ही क्या कहलाता है, स्पेस चार्ज। क्या कहला रहा है, स्पेस चार्ज कहलाता है। वापस से पढ़ लेते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे धातु की आउटर सरफेस पर भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने लग जाता है, इसे स्पेस चार्ज कहते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव, इसे हमने क्या बोला है, स्पेस चार्ज। क्या बोला है हमने, स्पेस चार्ज। फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट को 2200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कब, हम फिलामेंट को कितना गर्म करें, क्वेश्चन मार्क आता है मन में। तो हम फिलामेंट को कितना गर्म करेंगे, 2200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। इतना गर्म करेंगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। ओके, अब ये कह रहा है यह नेगेटिव चार्ज फिलामेंट अब किसी नए इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने देगा और उन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब ये जो नेगेटिव, अब ये कैसा हो गया, यहाँ सारा बाहर माहौल कैसा हो गया है, नेगेटिव 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 सा हो गया है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा कि ये अब अंदर जो इलेक्ट्रॉन रह गए ना, उनको ये बाहर नहीं निकलने देगा और उन पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि भाई अब मैं बाहर किसी को नहीं आने दूंगा, अब यहाँ मेरा राज है। क्या बोलेगा, ये जो अभी हमने पढ़ा कि ये एडिशन इफेक्ट हो गया यहाँ पर, है ना, और यहाँ नेगेटिव चार्ज भी बन गया, तो यहाँ क्या हो गया, स्पेस चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब ये स्पेस चार्ज क्या कहेगा, अब मैं अंदर से किसी भी नए इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने दूंगा और उस पर क्या लगाऊंगा, रिपल्सिव फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, बाहर भी नहीं आने देगा, रिपल्सिव फोर्स भी लगा दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित यह इफेक्ट क्या कहलाता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट कहलाता है। मतलब कि अब किसी भी नए इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने देना और उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाना क्या कहला रहा है, थर्ड टर्म आई है स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्या, स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्पेस चार्ज इफेक्ट कहलाएगा। अब पढ़ते हैं आगे। अब नया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब कह रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन आपको कह रहा है अंदर वाला कि मुझे तो बाहर निकलना ही है, कुछ तो करो। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, वो क्या करेंगे, अब नया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा थर्मल एनर्जी देनी होगी। इलेक्ट्रॉन को क्या देनी होगी, ज्यादा थर्मल एनर्जी। अभी तक हम इसको कितनी एनर्जी दे रहे थे, 2200 डिग्री सेल्सियस। अब कितनी देनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना ही है तो उससे ज्यादा देनी होगी, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, जो रिपल्सिव फोर्स जो नेगेटिव वाले लगा रहे हैं बाहर से, उसको क्या कर सके, वो क्रॉस कर सके। तो यही लिखा है यहाँ पे, अब नया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा थर्मल एनर्जी देनी होगी, जिससे कि वह रिपल्सिव फोर्स को पार कर सके, यानी कि उसको क्रॉस कर सके। फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाने के लिए फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा और नंबर कम करने के लिए टेम्परेचर कैसा करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अगर कोई कह दे कि मुझे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने, तो उसको क्या करना होगा, फिलामेंट का जो टेम्परेचर है उसको कैसे करना होगा, इंक्रीज करना होगा। और कोई कह दे कि नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन का नंबर तो कम ही चाहिए, तो क्या करना होगा, फिलामेंट के टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, मिशन आप जल्दी से शॉर्ट में समझिए।
ये एक हमारा कैथोड है, ये फिलामेंट है, इसमें हमने फोकसिंग कप लगा दिया। हम क्या कहते हैं कि जब भी इसे हम सप्लाई देंगे तो इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पहले अंदर ही है सारे इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने क्या की, थर्मल एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब इनमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नहीं होते बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर वो क्या करेंगे, अब जो ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है वो क्या करता है, हर जगह बीच बीच में करता है ना, ये बात सबको पता है करता है, तो ये भी क्या करेंगे, अब बीच बीच में करेंगे। इन्होंने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो अब ये क्या बोलेंगे, हम यहाँ तुरे हम तो वहां जाएंगे, ठीक है, ऐसा वाला। तो इन्होंने ज्यादा थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ये सारे इस सरफेस से कैसे आ गए, बाहर आ गए। क्या आ गए, ये सारे बाहर आ गए, ठीक है। अब बाहर थर्मोनिक एमिशन की हेल्प से ये सारे बाहर इसकी सरफेस को छोड़कर, अंदर वाली सरफेस को छोड़कर बाहर आ गए। बाहर आए, अब इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ की जगह को घेर लिया। और कैसा कर लिया, जगह को घेर लिया, इस जगह को घेरा, इसको हमने क्या बोला, क्या बना लिया इन्होंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लिया। क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड बना। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है, क्या पढ़ा हमने, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या, इनने क्या किया, यहाँ का पूरा एरिया को भी नेगेटिव कर दिया। सारे वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, हम तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही थे, पूरे नेगेटिव नेगेटिव थे। तो इन्होंने यहाँ का माहौल भी कैसा कर दिया, मतलब बाहर वाला आउटर सरफेस भी कैसा कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो इसे हमने क्या बोला, जो नेगेटिव यहाँ का एरिया नेगेटिव किया उसको हमने बोला स्पेस चार्ज। क्या बोला, स्पेस चार्ज। ओके, इससे पहले एक टर्म रह गई, सॉरी। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, ये जिस भी मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन से थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो निकल के बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लिया। ये पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, एडिशन इफेक्ट। क्या बोला था, एडिशन इफेक्ट, ठीक है, याद रखना। स्किप हो जाती है चीजें, मेरे से भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये पूरी सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव थे, इन्होंने बाहर वाली स्पेस को भी कैसा कर दिया, नेगेटिव कर दिया। उसको क्या बोला हमने, स्पेस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना, हम किसी भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देंगे। ऐसे कई लोग नहीं होते, ये तो मेरी पोजीशन है, मैं दूसरे को कैसे आने दे दूं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही थे, कह रहे हैं कि हम इनको बाहर नहीं आने देंगे, और इन पर क्या लगा रहे थे, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, रिपल्सिव फोर्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं कि भाई हम तो नाराज हो गए, हमें भी बाहर आना है, अब हम बाहर कैसे आए। तो इसका भी एक तरीका था, क्या तरीका था, सॉरी फिर से एक चीज मिस हो गई। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनको मना कर रहे थे और इन पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे, तो इस इफेक्ट को हमने क्या बोला है, स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स फिर भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो बाहर आना ही है। तो फिर हमने क्या किया, इस फिलामेंट की जो पावर सप्लाई थी, ठीक है, पहले कितनी पावर सप्लाई दे रहे थे, 2200 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इनको इनका रिपल्सिव फोर्स क्रॉस करवा के बाहर भेजना होगा तो इससे क्या करनी पड़ेगी, पावर सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये बाहर निकल पाएंगे। तो ये था हमारा थर्मियोनिक एमिशन, जो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें हमने 3-4 टर्म्स का यूज किया, पहली इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूसरा एडिशन इफेक्ट, चौथा स्पेस चार्ज और फिफ्थ वन इज स्पेस चार्ज इफेक्ट। ओके, अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं फोकसिंग कप, फोकसिंग कप क्या होता है, तो जानते हैं फोकसिंग कप के बारे में डिटेल में। फोकसिंग कप कैथोड में फिलामेंट के चारों ओर से घेरे हुए रहता है। फोकसिंग कप क्या होता है, ये हमारा है कैथोड, ये होता है फोकसिंग कप, फिलामेंट को घेरे हुए है ये किसका बना हुआ होता है, या तो मॉलिब्डेनम का हो सकता है ये, या फिर निकल का बना हुआ हो सकता है। दो चीजों का बना हुआ हो सकता है, या तो मॉलिब्डेनम या फिर निकल। किन किन चीजों का, मॉलिब्डेनम और निकल का बना हुआ होता है, ठीक है, दोनों में से किसी का भी बना हुआ हो सकता है ये, ठीक है। फिलामेंट से एमिटेड इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण इनकी बीम स्ट्रीम फैल जाती है। अब फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इन दोनों को रिपेल करेंगे, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम क्या होती है, ऐसे फैलने लगती है, ठीक है। तो इन फैलने को रोकने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, फोकसिंग कप का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से पढ़ लेते हैं। जिसके कारण इनकी बीम स्ट्रीम फैल जाती है और एनोड के बड़े एरिया पर जाकर टक्कर करती है। अब अगर बीम स्ट्रीम ऐसे फैल जाएगी तो ये एनोड कितने बड़े एरिया पर टक्कर करेगी, इतने बड़े एरिया पर, ठीक है। इसीलिए कैथोड से एमिटेड इलेक्ट्रॉन को फैलने से रोकने के लिए फोकसिंग कप का यूज किया जाता है। इसलिए ये जो फैल रहे हैं ना, ये हर डायरेक्शन में, इसको रोकने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इस फोकसिंग कप का यूज कर रहे हैं, ताकि ये फैले नहीं, एक फिक्स स्ट्रीम में चले और पर्टिकुलर एरिया पे ही जाके टक्कर करे,
ठीक है। फोकसिंग कप को नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, जिससे यह क्या दिया जाता है, पहले तो नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम पर फोर्स लगाकर उसको फैलने से रोकता है और एक शेप बनाए रखता है। इसलिए हम इसको कैथोड को पूरे इसको ही क्या करता है, हम नेगेटिव सप्लाई तो प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, फैलने से रोकता है और एक फिक्स पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे ये उसी पर्टिकुलर एरिया पे जाकर टक्कर करे, फैले नहीं। ठीक है। अब ये जो फोकसिंग कप होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अनबायस्ड और एक होता है बायस्ड। कैसे टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, एक अनबायस्ड दूसरा बायस्ड। फोकसिंग कप का फर्स्ट वो पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या है, दो टाइप का होता है ना, तो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे अनबायस्ड। इस प्रकार के फोकसिंग कप में फिलामेंट से बराबर यानी कि इक्वल करंट सप्लाई दी जाती है। ये इसका डायग्राम है। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट को जो करंट सप्लाई दे रहे हैं ना हम, वो की वही इन फोकसिंग कप को भी वो की वही करंट सप्लाई दे रहे हैं। मतलब कैसे दे रहे हैं, हम एक तरह से इक्वल करंट सप्लाई दे रहे हैं, जो क्या कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को वाइड स्प्रेड होने से रोकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जो वाइड स्प्रेड हो रहे थे ना, तो इससे थोड़े कम वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, वाइड स्प्रेड होने से रोकता है। इक्वल वोल्टेज होने की वजह से एमिटेड इलेक्ट्रॉन उच्च सीमा में रहकर टारगेट से टकराते हैं। अब वोल्टेज कैसा है, यहाँ पे इक्वल है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, टारगेट, क्या है, टारगेट। तो ये कैसे है, टारगेट पर टकरा रहे हैं, तो कैसा फोकल स्पॉट बन रहा है, इतना बन रहा है ना, तो ये कैसा है, लार्ज फोकल स्पॉट एरिया कवर कर रहे हैं। निकले, क्योंकि इन पे इक्वल वोल्टेज लगाया है, तो ये निकलेंगे और यहाँ टारगेट पर आके टकराएंगे और कैसा फोकल स्पॉट बनाएंगे, लार्ज एरिया का फोकल स्पॉट बनाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनबायस्ड कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर आप इनके टाइप्स के नाम लिख के भी छोड़ देंगे एग्जाम में तो भी चलेगा, इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरा है बायस्ड। बायस्ड क्या कह रहा है, इस प्रकार के फोकल स्पॉट में नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव करंट फिलामेंट से ज्यादा सप्लाई दी जाती है। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो है ना हमारा फोकसिंग कप, इसको इस फिलामेंट से कैसे देंगे, ज्यादा देंगे। जो हम सप्लाई दे रहे थे ना, ये इक्वल वोल्टेज नहीं हो जाएगा, ये इक्वल वोल्टेज हटाना है हमको। कैसा वोल्टेज दे रहे हैं हम इसमें, ज्यादा इंक्रीज कर दिया वोल्टेज को, किससे, इस फिलामेंट से ज्यादा दे रहे हैं इस फोकसिंग कप को हम, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच के कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जिसके कारण इन दोनों के बीच मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का फैलाव जो होगा वो बहुत ही कम होगा। अब जब इन दोनों के बीच मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत ही कम ज्यादा फैलेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ही स्मॉल फोकल स्पॉट एरिया कवर होगा, जिससे कि क्या होगा, बहुत स्मॉल एरिया कवर होगा। पहले वाले में ज्यादा फोकल स्पॉट एरिया कवर हो रहा था, इसमें देखो बस इतना सा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में, बायस्ड में और अनबायस्ड में। समझ में आया आपको? आई होप आपको आज का मेरा वीडियो समझ में आया होगा। हम कल के वीडियो में एनोड से स्टार्ट करेंगे। आज हमने पूरा कैथोड कवर किया है, थर्मियोनिक एमिशन कवर किया है, तो वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट था। आज का वीडियो बड़ा ना हो तो कल कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही चैनल पर बने रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।